नमस्कार, जय हिंद, प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर के। जहां तक कल हम लोग बात कर लिए थे उसी के आगे प्रश्नों को लेकर के चलते हैं और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। जैसा कि मेरे भाई आपके सामने देखिए प्रश्न आया है कथन और तर्क का। वो क्या कह रहा है तर्क देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर देखें निम्नलिखित में से कौन से तर्क मजबूत हैं। और कथन में कह रहा है मेरे भाई साहब, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। बहुत ध्यान से समझेगा, इंटरेस्टिंग है। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। और तर्क कह रहा है मेरे भाई साहब, तर्क क्या कह रहा है, हाँ यह भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है। ये तो पूरी तरीके से गलत है बात, इसको तो ध्यान में ही नहीं रखना है। लेकिन ये तर्क जरूर निकलता है मेरे भाई साहब कि हाँ अगर ऐसा है, भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम जब क्रिकेट मैच खेलती है तो दर्शकों में आकर्षित यानी आकर्षण पैदा होता है। देख लीजिए अभी कुछ दिन पहले हुआ था जो क्या कंडीशन हुई थी, देखने में आया था नहीं आया था, यानी सब लोग एक तरफ से जुट जाते हैं देखने के लिए, दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। ये पूरी तरीके से बात सही है। आप ऐसे में क्या जवाब दोगे मेरे भाई? केवल फर्स्ट मजबूत, ये देखो केवल तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मजबूत नहीं है। केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है, ये तो कंडीशन गलत है। केवल तर्क सेकंड मजबूत है, ये भी कंडीशन गलत है। और केवल यहाँ पर जो बात निकलती है वो क्या निकलती है, केवल तर्क फर्स्ट यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहा है। हम दोनों को नकार भी नहीं सकते ना कि दोनों गलत है, ऐसा नहीं है। पहला जो है मेरे भाई साहब वो सही, हाँ यह भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। ठीक है, ये तर्क निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से आगे चला जाए मेरे भाई साहब, देखिए कथन निष्कर्ष। कथन क्या कह रहा है, कुछ संख्याएं अभाज्य हैं। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कर जाओगे मेरे भाई साहब। पर डे बताता हूं कैसे लगाना होता है, क्या करना होता है। चलिए, कुछ संख्याएं अभाज्य है, कुछ संख्याएं सह अभाज्य है, कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है। चलिए ध्यान से समझेगा, कह रहा है कि कुछ संख्याएं अभाज्य हैं। देखिए मेरे भाई साहब कुछ संख्याएं हैं ये, ठीक है, ये क्या है, आपने कहा कि संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं क्या है, आपने कहा कि अभाज्य है। इतनी बात तो हमने कर लिया कि ये अभाज्य है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कुछ संख्याएं सह अभाज्य है, कुछ संख्याएं सह अभाज्य है। बहुत ध्यान से समझना, जो संख्याएं हैं ये क्या है, आपने कहा कि सह अभाज्य है। संख्या यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपने कहा कि सह अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, सह अभाज्य। अगर यहां पर है, क्या यहां पर नहीं होंगे क्या सह अभाज्य, यहां भी होंगे सह अभाज्य, सह अभाज्य। ये क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अब अगले कथन की बात करें तो कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, कोई सह अभाज्य क्या नहीं है, संयुक्त नहीं है। संयुक्त का भाग अलग हो जाएगा। ये देखो ये संयुक्त का भाग अलग हो गया। लेकिन क्या मेरे भाई साहब, क्या आप बताइए, क्या संयुक्त अभाज्य या फिर संख्या के साथ हो सकता है? इसके साथ अलग बनाने से अच्छा है कि हम यहाँ पर ऐसे बना दें और ये क्या है, संयुक्त है। ठीक है, ये क्या है, आपका जवाब होगा कि ये संयुक्त है। ठीक है, देखिए हमने सह अभाज्य के साथ संयुक्त नहीं किया, अलग से कर दिया। एक के साथ बनाते अगले के साथ बनाना होता है, यहां बना दिए तो दोनों के साथ बन गया है। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। कह रहा है कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है। ये बात बताओ सही है कि गलत है? कुछ अभाज्य, ये अभाज्य है, संयुक्त यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। आपने कहा मेरे भाई साहब कि जो पहले प्रश्न का जवाब बन रहा है पहले निष्कर्ष का, है और नहीं है। दूसरा कह रहा है मेरे भाई साहब कुछ संयुक्त अभाज्य है, कुछ संयुक्त अभाज्य है, संयुक्त का कुछ भाग्य अभाज्य है, संयुक्त का कुछ भाग यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी कंडीशन क्या बनी, है और नहीं की। तो ऐसे में हमारा जवाब क्या होगा मेरे भाई साहब, जरा गौर से ध्यान से बातों को समझना। देखो सही और गलत की कंडीशन दोनों जगह बनी है, अभाज्य है, संयुक्त है, अभाज्य है। मेरे भाई अगर मैंने आपको बताया कभी ऐसी कंडीशन बने सही और गलत की कंडीशन बने तो इनके कंपोनेंट देखा करिए। कंपोनेंट देखिए मेरे भाई साहब, क्या दोनों समान है, अभाज्य अभाज्य संयुक्त संयुक्त समान है। तो ऐसे में जो हमारा कंडीशन बनेगा मेरे भाई वो बनेगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अगर वो ऑप्शन में आया या तो फर्स्ट या तो सेकंड, देखिए है, अगर होगा तो सही होगा, नहीं तो दोनों को फिर गलत मान लिया जाता है। केवल निष्कर्ष सेकंड ये गलत है,
के निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसे में आप जवाब क्या दोगे मेरे भाई साहब, बोलो ऐसे में आप जवाब क्या दोगे? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, अगर हम फर्स्ट को अनुसरण कराएं तो सेकंड को क्यों नहीं करा सकते? देखो कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, ये बात तो यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर गलत है। और दूसरी कंडीशन की बात करें, कुछ संयुक्त अभाज्य है, संयुक्त का कुछ भाग यहाँ पर अभाज्य है, यहाँ पर नहीं है। दोनों कंडीशन बन रही है। आपके मन में एक ख्याल होगा कि सर अगर इसको ना बनाते तब ये वाला हमारा पहला सही हो जाता, लेकिन भाई साहब क्यों ना बनाते? क्या अभाज्य, क्या मेरे भाई साहब संयुक्त इनके साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे में जो हमारा जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका जवाब बनेगा। मैंने कहा अगर मान लीजिए मेरे भाई साहब या की स्थिति हो जाती, या की स्थिति, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, तो आपका जवाब या तो फर्स्ट या तो सेकंड बनता। क्यों? क्योंकि सही गलत की कंडीशन बनने के साथ ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि यहाँ पर दोनों के कंपोनेंट समान है, तो हमारा जवाब क्या होता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे में जवाब क्या बना, आपने पूरी तरीके से सीख लिया मेरे भाई। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक डिजाइन को एक पारदर्शी कागज पर बनाया गया है, प्रश्न चिन्ह में दिखाई गई विधि के अनुसार कागज को बिंदु रेखा से जोड़े जाने पर बनने वाली आकृति का सही विकल्प चुने। ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, चलो ये प्रश्न आकृति है मेरे भाई साहब, ये क्या है, ये प्रश्न आकृति है, और ये आपके सामने 4 उत्तर आकृति दी गई है। और यहाँ पर इसको कैसे करना है जरा ध्यान से समझना है मेरे भाई साहब। देखिए ये जो आकृति है इसको मोड़ने पर वो कौन सा डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ से ऐसे मोड़ना है, ये देखिए यहाँ से ऐसे मोड़ना है, दिखा आपको, ये हमने लाइन खींच दिया, यहाँ से मोड़ना है। मोड़ करके आप आसानी से चीजों को क्लियर कर सकते हैं। इसको ऐसे मोड़ दीजिए मेरे भाई साहब, देखिए क्या बनना है, या तो इसको ऐसे मोड़ दीजिए, कोई ना कोई आपके सामने डायग्राम निकल करके आ जाएगा। कोशिश करें और बताएं कौन सा आपका आंसर बन रहा है। तो मेरे भाई देखिए अगर हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये आकृति ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर देखो जैसे ये बनी है ऐसे, यहाँ पर ये आकृति ऐसे बन जाएगी, ऐसे देखो कैसे बनेगी देख लीजिए, क्योंकि ये कॉर्नर में मिली है तो यहाँ कॉर्नर से ऐसे आकृति बन करके आ जाएगी आपकी, ये बन गया। तो ये पहला आपका डायग्राम दिख रहा है। अब इसी रूप में इसको देखा जाए तो सेम कंडीशन की बात करें तो ये भी आकृति ऐसे जाकर के ये जाकर के यहाँ पर मिल जाएगी। तो बताइए किस ऑप्शन में, क्या मेरे भाई साहब कभी ऑप्शन बी को हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कौन सा, क्या कभी इसको कर सकते, ये तो इधर इसने कर दिया, ये भी गलत हो गया। ए और बचा सी, ए तो सी कभी नहीं होगा, तो होगा क्या, ए के रूप में आपका जवाब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ लिया। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में कंप्लीट है। आकृति को बस मोड़ने की बात है बस केवल, ठीक है। चलिए जैसे आपके सामने अगला प्रश्न आया है, एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा, उसके सामने एक बंदर है, ठीक है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके दाएं और बाएं बैठे हैं। अगर व्यक्ति का मुख सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है। क्लियर हो गया। व्यक्ति का मुख यानी व्यक्ति है मेरे भाई साहब, यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसका मुख इस तरफ से है। अब पूरी लाइन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। उसके सामने एक बंदर है, देखो 4 जानवर हैं, उस देखा गया कि उसके सामने एक बंदर है, सामने का मतलब इधर क्या होगा, आपने कहा कि ये बंदर है, ठीक है, सामने बंदर है। अब आगे कह रहा है उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, इस व्यक्ति के पीछे क्या है मेरे भाई साहब, बाघ है। दाएं और बाएं की कंडीशन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शेर और हाथी क्रमशः बाएं और दाएं है, तो दाईं ओर कौन होगा, आपने कहा कि दायां हाथी इस तरफ होगा, इधर हाथी होगा, ऊपर कौन होगा, आपने कहा कि शेर होगा, ठीक है। बाएं और दाएं क्रमशः दे दिया है, ठीक है, क्रमशः, तो बाईं तरफ ऊपर बायां हाथ होगा शेर होगा, नीचे दाहिना हाथ होगा हाथी होगा। आगे प्रश्न क्या दिया है, व्यक्ति का मुख इस तरफ है, तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, बाघ के संदर्भ में किस दिशा में है, ये पूरब है ये उत्तर है, इन दोनों दिशाओं के बीच में उत्तर पूर्व के रूप में ऑप्शन नंबर डी आपका बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने बने हैं। चलिए अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है मेरे भाई,
कह रहा है कि एक मिनी मैराथन दौड़ बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु एफ तक समाप्त होती है। धावकों को निर्देश दिया गया है कि वे आरंभ में 5 किलोमीटर सीधा दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचेंगे। बिंदु बी से उन्हें बाएं मुड़ना है और 1 किलोमीटर दौड़ना है, सी तक पहुंचना है। वहां से उन्हें स्तर ए तक पहुंचने के लिए एक तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। उसके बाद उन्हें डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना है। यू टर्न का मतलब जैसे गए ऐसे घूम जाना है। यू टर्न लेकर के 0.5 किलोमीटर दौड़ना है। वहां से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए उन्हें दाएं मुड़ना है। बिंदु ई से उन्हें अंतिम बिंदु पर एफ तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ना है। अगर धावक अपनी दौड़ पूर्व दिशा में दौड़कर आरंभ करे तो दौड़ के अंत में धावक किस दिशा में होगा। चलिए देख लीजिए मेरे भाई साहब, अगर वो पूरब दिशा से दौड़ना शुरू करे, यहां से देखिए मेरे भाई साहब, बस आपको दिशा ही बतानी है। वो दिशा क्या है देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन भी बने हैं। वो कौन कौन से ऑप्शन बने हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रूप में बने हैं ऑप्शन। ठीक है, आइए आपको अब प्रश्न लेकर के चलाते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 15, अभी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए देखिए मेरे भाई साहब, जो प्रश्न कह रहा है उसको आइए समझा जाए। कह रहा है देखिए ए से शुरू होकर और किस दिशा में? पूरब दिशा में यहां से चलना शुरू करता है। पूरब दिशा में चलना शुरू किया है, इतना गया है। कह रहा है कि ए से चलना शुरू करता है और कहां पहुंच जाता है? आपने कहा कि एफ पर समाप्त होती। धावकों को निर्देश दिया गया कि वो आरंभ में 5 किलोमीटर सीधा दौड़ेंगे। कितना दौड़ेंगे? 5 किलोमीटर। ठीक है, दौड़कर बिंदु बी पर पहुंच गए। चलिए बी पर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? पहुंचे बिंदु बी से उन्हें बाएं मुड़ना है। बाएं का मतलब नीचे के ऊपर जाना है और कितना? 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ गए और 1 किलोमीटर दौड़कर सी पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या है? आपने कहा कि सी है। सी पर पहुंचना है। वहां से उन्हें स्तर ए तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ना है, दायां इस तरफ होगा 1 तक। स्तर 1 तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमने दाएं मुड़ लिया। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद उनके बाद उन्हें बिंदु डी तक यानी डी तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना है। यानी ऐसे घूम करके मेरे भाई साहब, यू टर्न लेने का मतलब होगा ये घूमा और डी तक पहुंचने के लिए उन्हें यू टर्न लेना है। ठीक है, यहीं तक हम घुमा रहे हैं और 0.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। ठीक है, कितना करना है? तो आपने कहा कि 0.5 करना है। अब यहां से देखो मेरे भाई साहब, डी यहां नहीं होगा, यहां पर सी आया है। 1 किलोमीटर है, सी यहाँ पर है। यू टर्न ले करके 0.5 यानी आधी दूरी पहुंच करके डी मिल गया है। ठीक है, 0.5 किलोमीटर, डी 0.5 दौड़ो। वहां से ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ना है। दाएं का मतलब है यहां तक आने के बाद दायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ऊपर जाने के मतलब कितना होगा? इधर दाएं मुड़ना है। ठीक है, ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है। बिंदु ई से उन्हें अंतिम बिंदु एफ तक पहुंचना है। वहां से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और बिंदु ई से उन्हें अंतिम बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ना है। यहां से बाएं मुड़ना है और 5 किलोमीटर जाना है। ये आ गए 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर दिशा की बात करें मेरे भाई साहब, अब वह धावक किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा कौन सी है? आपका जवाब होगा कि ऊपर। बताइए कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ए के रूप में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा की ओर आ जाएगा जवाब आपका। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बस डायरेक्शन को चलाना ही है, चला करके जवाब दे देना है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई साहब। अगले प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। क्या है मेरे भाई साहब? तो देखिए यहाँ पर आर्गन दिया गया, नियान दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और हीलियम दिया गया है। ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? आपने कहा कि ये जो आर्गन है मेरे भाई साहब, ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? ये भी नियान भी अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। हीलियम भी क्या है मेरे भाई साहब? ये भी अक्रिय गैस है। लेकिन हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। यही आपका विकल्प भिन्न होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी।
फिर इस रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 17 से लेकर के 19 तक प्रश्नों को समझना है। आइए यहाँ पर समझते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है 17 से 19। नियम को समझ लिया जाए तो आसानी से प्रश्न भी लगा सकते हैं। कह रहा है मेरे भाई साहब देखिए, इनपुट दिया गया है और चरण दिए गए 7 चरण। कितने चरण है? तो आपने कहा कि 7 चरण में मामला कंप्लीट है। आइए इन चरणों पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखा जाए मेरे भाई साहब, इनपुट आपके सामने दिया है। इनपुट के बाद यहाँ पर देखें, लास्ट चरण में देखें यहाँ पर 7 की तरफ, सॉरी 6 की तरफ देखें तो 6 में देखिए यहाँ पर बी है, डी है, एफ है, जे है, एल है, एम है, फिर 21, 32, 35, 43, 51 और 72 है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है यहाँ पर अक्षरों को अल्फाबेट में, अंकों को भी अल्फाबेट में सेट करते हुए रखा हुआ है। अब आ जाइए चरण की बात करें, कैसे चरण में बात हुई है। तो देखा जाए सबसे पहले चरण में उसने क्या लिया है, आपने कहा कि सबसे पहले चरण में सबसे बड़ा अंक लिया है, ठीक है, अल्फाबेट लिया है, एम लिया है। और उसी रूप में देखा जाए सबसे छोटा यहाँ पर क्या लिया है, आपने कहा कि सबसे छोटे की बात करें तो 21 ले लिया। पहले चरण में 2 बात हल किया। दूसरे चरण में एल से छोटा क्या है, यानी एम से छोटा एल ले लिया, यानी यहाँ से 32 ले लिया। तीसरे चरण की बात करें तो उसने जे ले लिया है, जे के साथ साथ यहाँ पर क्या कर दिया, 35 कर दिया, ठीक है। देखिए यानी कि तुरंत आपको समझ में आ गया, जे से फिर छोटा एफ ले लिया, फिर यहाँ पर देखिए 43 ले लिया। कुल मिलाकर के लास्ट में पूरी तरीके से यह मामला आपका यहाँ तक सेट हो जाता है। फिर यहाँ पर लेने के बाद लास्ट में सेट हो गया मामला पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर के आप चीजों को समझ गए हैं कि कैसे करना है। एक लाइन में कैसे करेंगे आप देख सकते हैं कि एक लाइन में कैसे प्रश्न को हम लगा सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। देखें सबसे जो पहला चरण बनेगा आपका जवाब होगा कि ये होगा पहला चरण ये होगा। दूसरे की बात करें तो m से बड़ा अंक, m से छोटा क्या है, आपने कहा कि m से जो छोटा है वो l है, और ये दूसरे चरण में ये अपने आप नहीं मेरे भाई साहब। देखो m के पहले यानी हम ऐसे लिख लिए, फिर उसके बाद दूसरे चरण में लेंगे, इसको हम यहाँ पर लेंगे। ये आपका दूसरा चरण बन करके तैयार है। दूसरे में 21 से बड़ा देखा जाए, 21 से बड़ा अंक देखे तो 32 है, आपका ये दूसरा चरण बन करके तैयार है। तीसरे की बात करें, तीसरे चरण की बात करें तो बताइए एल से छोटा अंक कौन है, जे है, यह आपका तीसरा चरण है। और 32 से बड़ा अंक देखा जाए तो मेरे भाई साहब आपने कहा कि 32 से बड़ा अंक देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 32 से बड़ा 35 है। तो आपने कहा कि आपका तीसरा चरण बन करके तैयार है, ठीक है। चलो 32 के बाद 35। अब चौथे चरण की बात करें तो आपने कहा कि चौथे चरण में इसी रूप में हम प्रश्न को लगा सकते हैं। और जे से बड़ा, जे से छोटा अंक देखा जाए, आपने कहा कि जे से छोटा अगर देखें तो बी नहीं है, डी नहीं है, एफ है। यह आपका चौथा चरण बन करके तैयार है। और 35 से बड़ा अंक देखा जाए तो 35 से जो बड़ा अंक होगा वो 43 के रूप में है। यह आपका चौथा चरण बन करके तैयार है। ठीक उसी प्रकार से पांचवा, ठीक इसी प्रकार से छठा रख करके हम आसानी से प्रश्नों को रख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको हम अंकों को पहले रख ले, अल्फाबेट को पहले रख ले, कोई समस्या नहीं, आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। आइए देखते हैं किस रूप में प्रश्न को लगाना है, प्रश्न को समझा देते हैं आपको पूरी तरीके से। कंप्लीट है तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए चरण दिया गया है। ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीचे से दिए गए चरण 4 का इनपुट होगा। 4 का इनपुट होगा यानी कहने का मतलब 4 का इनपुट होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये चौथा चरण दिया गया है मेरे भाई साहब, चरण नंबर 4। कैसा चरण दिया गया है, आपने कहा कि ये चौथा चरण दिया गया है। कभी अगर चरण देकर के इनपुट की बात करें तो सदैव याद रखना तय नहीं किया जा सकता। चरण देकर के इनपुट पूछे तो कभी निकाला नहीं जा सकता, इनपुट देकर के चरण पूछे तो हम निकाल सकते हैं। आपका जवाब होगा तय नहीं किया जा सकता। पहले प्रश्न का जवाब बन गया। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न जो कह रहा है मेरे भाई साहब, क्या कह रहा है, देखिए इनपुट दिया गया है और कह रहा है मेरे भाई साहब, देखिए चौथे चरण की बात है। ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नीचे दिए गए इनपुट के चरण 4 में दाएं छोर से 9वें स्थान की दाईं ओर 5वें पर होगा। चलिए चौथे चरण की बात है। 4 चरण में सबसे पहले बताइए अल्फाबेट, बताइए सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है। सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है, आपका जवाब होगा मेरे भाई साहब जे 10 नंबर पर होगा, एच है, सी है, डी है, डी है। तो आपने कहा कि आपका पहला चरण ये क्या है, पहले चरण में ये मामला अपनी जगह पर सेट है, इसको कुछ नहीं करेंगे पहले चरण को, ठीक है। लेकिन पहले चरण में सबसे छोटे अंक की बात करें, आपने कहा 12 है, ये भी पहला चरण हमारा सेट है, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। यानी पहला चरण आपका कंप्लीट है, ठीक है। पहला चरण यानी कंप्लीट होने का मतलब है ये कंप्लीट नहीं है,
अब हमें ये सेम रखना है, इसके बाद पहले चरण की बात करनी है। तो जे से बड़ा अंक देखा जाए क्या होगा मेरे भाई साहब, जे से छोटा देखा जाए तो आपने कहा कि जे से छोटा देखें, इधर ये जो होगा मेरे भाई साहब आगे एच हो जाएगा, एच से बड़ा तो कुछ है नहीं। ये आपका पहला चरण बन करके कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये आपका पहला चरण बनकर कंप्लीट हुआ। पहले के साथ साथ मेरे भाई साहब पहले चरण में बताइए 12 से बड़ा अंक कौन सा है, तो 12 से बड़ा देखा जाए तो आपने कहा 36 है। ये आपका पहला चरण बन करके कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी चीजें ये अपने आप सेट हो रहा है, पहला यानी पहला चरण में ये अपने आप सेट हुआ है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर यही हम पहला चरण बना देंगे तो इनपुट में और मेरे भाई साहब चरण में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आपका जो जवाब बना वो क्या बना मेरे भाई साहब, आपने कहा पहला चरण। हमें चौथे चरण तक चलना है। अब दूसरे चरण की बात करें मेरे भाई साहब, एच से छोटा देखा जाए तो डी है, डी में देखा जाए मेरे भाई साहब क्या होना चाहिए। अब देखो डी होना चाहिए, डी से डी हमने काट दिया है, ठीक है, डी से डी काट दिया, आई आएगा 9 पर, तो आपका ये बनेगा दूसरा चरण। ये क्या बनेगा, ये दूसरा बनेगा और ये तीसरा अपने आप बन जाएगा, दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसी रूप में अब अंक में देखे दूसरा तीसरा, तो आपने कहा 95 है, 80 है, 68 है, तो आपने कहा कि जो आपका दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, आपने कहा कि 68 बनेगा, 68 बनेगा, 68 के बाद तीसरा ये बनेगा, दूसरा तीसरा भी कंफर्म हो गया। चौथे की बात करें, चौथे में क्या आ जाएगा, आपने कहा अंक की बात करें तो चौथे में आपका ये बनेगा और चौथे में आपका फिर सी बनेगा। ये रहा मेरे भाई चरण। 4 में बताना है क्या होगा। अब आइए इसको लिख लेते, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये भी छूट गया, सॉरी मेरे भाई, जे से पहले ये दिया गया है, ये तो प्रश्न गलत हो गया, रुको समझ लो, नीचे भी दिया गया है, फिर से एक बार देख लीजिए पुनः, क्योंकि प्रश्न गलत हो रहा था। देखिए सबसे आपको अल्फाबेट देखा जाए सबसे बड़ा, तो आपने कहा कि ये आपका पहला चरण है, पहला चरण ये है और पहला चरण आपका ये है, ये तो जवाब ही बदल देगा, ये पहला चरण ये है। दूसरे चरण की बात करें तो अंक में देखा जाए 36 है मेरे भाई साहब, दूसरे में देखा जाए 36 है और दूसरे में देखा जाए तो जे है, इधर रखा है आगे आ जाएगा, ये दूसरा चरण आपका ये बना। तीसरे में देखा जाए मेरे भाई साहब तो आपने कहा कि ये 68 है, तीसरा चरण, और अंक में बात करें तीसरे चरण में देखा जाए तो आपने कहा कि तीसरा ये है, ये तीसरा। और अगर हम चौथे की बात करें, नहीं 12 के बाद हम लिए 36 को, 36 के बाद लेंगे इसको, तीसरा चरण आपका ये बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये आपका चौथा चरण हो जाएगा। 3 तक तो मामला हमारा कंप्लीट है। 3 के बाद आपने कहा कि चौथा चरण आपका 68 है, क्योंकि 68 से सारे अंक बड़े हैं, 68 हमारा चौथा होगा और इसी रूप में हमारा डी जो होगा वो क्या होगा, ये चौथा होगा। बाकी सारी चीजें सेम उतर जानी है। चलिए देख लीजिए कैसे होगा। तो मेरे भाई साहब आइए आपको हम हल करके दिखाते हैं चौथा चरण। ये देखें चौथे चरण में सबसे पहले हम क्या लेंगे, आपका जवाब होगा कि चौथे चरण को, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, फिर पहले को। चौथे में क्या लिया जाए, तो आपने कहा कि चौथे में डी यू एस एच, देखो डी यू एस एच ई आर ए, ठीक है, चौथा। तीसरा क्या है, तीसरे में आपने कहा मेरे भाई साहब, तीसरे में होली है, एच ओ एल आई। दूसरा क्या है, आपने कहा कि जन्माष्टमी है, जे ए एन एम ए एस एच टी ए एम आई, जन्माष्टमी। पहला क्या है, नवरात्रि है, एन ए वी आर ए टी आर आई, नवरात्रि है, ठीक है। अब जितनी चीजें सेम बची हैं उतार दीजिए अंकों को छोड़ करके, जिस पर अल्फा, जिस पे हमने नंबरिंग की है। तो देखा जाए आपने कहा कि 95 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 95, 95 के बाद यहाँ पर क्या लेंगे, चतुर्थ, चतुर्थ ले लिया, फिर 80, फिर दिवाली, दिवाली, दिवाली। अब उसके बाद क्या लेंगे, अब आपने कहा कि ऐसा कुछ बता नहीं, अंकों को ले लेंगे। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर पहले चरण में क्या बनेगा 12 होगा, दूसरे चरण में क्या बनेगा, दूसरे चरण में 36 होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में 54 है, चौथे में 68 है, 54 है, फिर क्या है 68 है, ये लिख दिया हमने मेरे भाई, ठीक है। आइए जो प्रश्न कह रहा है उसको देख लिया जाए। चरण 4 में दाएं छोर से नौवां, दाएं छोर से नौवें का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो नवरात्रि 9वें, दाएं छोर से 9वें की स्थिति
के दाईं ओर पांचवें। अब दाईं ओर पांचवें का मतलब इसके दाईं ओर पांचवा, 1 2 3 4 5, 12 मिलेगा, पांचवें पर होगा। कह रहा है कि चौथे में दाएं छोर से 9वें स्थान के दाईं ओर पांचवी स्थिति क्या आ गई, आपने कहा कि 12 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा मेरे भाई जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में, जो कि 12 आपका जवाब बन करके आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न और दिया गया है, उसको देख लिया जाए मेरे भाई साहब, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वो क्या है, कह रहा है कि निम्न नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक प्रकार से एक जैसा है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह में एक हिस्सा नहीं है। चलिए इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया गया है, इनपुट आपको पता है क्या दिया गया है, कौन सा उस समूह का हिस्सा नहीं है। चलिए देखें, चतुर्थी 36, नवरात्रि 95, जन्माष्टमी 80 और दशहरा 54। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरणों में, अंतिम चरण में निम्नलिखित में से 4 चरणों में 3 विकल्प एक प्रकार से समान है, वो क्या है मेरे भाई साहब। आइए इसके पहले चरण को सॉल्व किया जाए, इसका इनपुट दिया है, आउटपुट निकाला जाए। आउटपुट निकालने का मतलब आपको मैंने बता रखा है मेरे भाई, ये आपका पहला चरण है। क्या है, ये आपका पहला चरण है, ये आपका पहला चरण है। चलिए फटाफट तेजी के साथ कर लीजिए। दूसरे चरण की बात करें तो आपने कहा कि ये आपका जन्माष्टमी दूसरा चरण है, उसी रूप में ये दूसरा चरण, ये दूसरा चरण ये बन गया। ये आपका तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है, चौथे चरण की बात करें तो आपने कहा ये आपका चौथा चरण है और आपका चौथा जो चरण है वो ये है, चौथा चरण यहाँ से ये बन गया। ठीक है, चौथे के बाद अब हम चलेंगे पांचवें चरण की तरफ। 5 में देखा जाए तो आपने कहा कि पांचवा आपका ये बनेगा और 68 से बड़ा अंक देखा जाए तो पांचवा आपका ये बन गया। ठीक है, पांचवें के बाद अगर हम चले छठे चरण की तरफ तो आपका जवाब होगा जो छठा चरण क्या बचा है, 95 बचा है, ये बचा है, तो यही दोनों चीजें सेट हो जाएंगी। आपका बताइए 95 कहाँ चला जाएगा, आपने कहा कि ये छठा चरण है, ये भी आपका छठवां चरण है। अब कुछ नहीं बचा, 6 चरण में मामला कंप्लीट है। पहले 6 चरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए 6 चरण के मामले कंप्लीट हो गए। आइए पहला चरण क्या है, आपने कहा कि सबसे पहले पहला चरण नवरात्रि है, नवरात्रि। दूसरा क्या है, जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी है। चलिए तीसरा चरण क्या है, आपने कहा कि होली है, होली है। चौथा चरण क्या है, दशहरा है, दशहरा है। पांचवा चरण क्या है, आपने कहा कि दिवाली है, दिवाली है, यल आई है, ठीक है, आई दिवाली। फिर क्या है, चतुर्थ है, अच्छा चतुर्थ है। चतुर्थ के बाद बताइए, अब यहाँ पर हम लेंगे 12, 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 54, 54 के बाद 68, क्योंकि ये चरण लिख रहे हैं, 68 के बाद 80, 80 के बाद 95, 95 हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझे। अब देखें मेरे भाई, चतुर्थी और मेरे भाई साहब 36 में क्या समानता है, जन्माष्टमी और 80 में क्या समानता है। देखिए मेरे भाई साहब, चतुर्थी और यहाँ 36, जन्माष्टमी 80, चलो दशहरा 54, दशहरा 54 दिया है और नवरात्रि 95। नवरात्रि पहले स्थान पर है, यानी दाएं बाएं तरफ से पहले पर है और 95 पहले पर है। ठीक है, दशहरा देखा जाए मेरे भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए दशहरा, चलो इसको देख लो, चतुर्थी और क्या है 36, चतुर्थी कहाँ है, आपने कहा कि चतुर्थी की बात करें लास्ट से क्या है मेरे भाई साहब, इधर से ये है तो इधर से इसके बगल में 12 होना चाहिए, जो कि फर्क दिखाई दे रहा है। यही आपका जवाब ही बनना चाहिए कि एक अंतर यही बन रहा है। देखते हैं क्या अंतर बन करके आता है। अगला देखा जाए, अब इसको देखा जाए, जन्माष्टमी 80, दूसरे स्थान पर बाईं तरफ से जन्माष्टमी है, दाईं तरफ से 80 है, मिल गया जवाब कि ऑप्शन ए बनेगा। दशहरा और 54 है, दशहरा 1 2 3 4, बाईं तरफ से चौथे स्थान पर दशहरा है और दाईं तरफ से चौथे स्थान पर क्या है, 54 है। तो क्या समानता मिली, आपने कहा कि ये चतुर्थी वाला जवाब गलत हो रहा है। ठीक है, यानी 4 में से यही एक प्रकार से भिन्न है। तो ये रहा मेरे भाई प्रश्न का जवाब, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से 20 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इसको देखा जाए मेरे भाई साहब, 4 ऑप्शन आपके सामने बनाए गए हैं
उन 4 ऑप्शन में आपको तलाश करें कि कौन सा इसमें यानी खाली स्थान पर आएगा। इनबिल्ट फिगर यानी आकृति को पूर्ण करना है, भरना है। चलिए भर करके देखिए क्या बनेगा। अब आपने कहा कि सबसे पहले सर हम ये देखें, इसमें जैसे जैसे ये ड्रॉ किया है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसी में एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ भी उसने कट कर दिया, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बन गया। ऐसी आकृति ढूंढिए आप मेरे भाई साहब जो यहाँ पर बना रहा हो। क्या देखिए ऐसी कोई आकृति है। आपने कहा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए, ए में तो मिल रहा है, ए में मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है, सी में देखा जाए मेरे भाई साहब तो सी में भी देखें तो मिल रहा है, और डी में देखा जाए तो डी में भी मिल रहा है। यानी ये तो बात मिल गई। अब इसको राउंड जो घुमाया गया है इसको देखा जाए क्या है। तो यहां से देखिए मेरे भाई साहब, ये ऐसे देखो, ये ऐसे चल करके आ रहा है, यहां तक आया, ठीक है। फिर मेरे भाई साहब ये क्या है, इसी का ठीक अपोजिट इधर से कर करके इधर चल दिया है। देखो कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से अगर ये इस रूप में ऐसे चल करके ऐसे आया है, तो अगला जो मिलेगा मेरे भाई साहब ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, ठीक है। यानी ऐसी आकृति आपको दिखनी चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में है? आपने कहा कि सर अभी देखा जाए तो ए में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, और किसमें, डी में भी मिल रहा है। और आकृति देखें तो अब आपका जवाब होगा कि इसको ऐसे मिलाने का प्रयास किया जाए। जैसे ये देखो मेरे भाई साहब, ये आकृति ऐसे जाकर के ऐसे, फिर ऐसे जाकर के ऐसे, क्लियर है। यानी यहां से गई यहां तक, यहां के बाद फिर ऐसे बराबर में। तो यहां से देखो, यहां से आकृति यहां तक, फिर ऐसे, फिर इसी के साथ बताओ मेरे भाई, फिर ऐसे आकृति होगी ना, तभी जाकर के ऊपर होगी। तो ऐसी कोई आकृति ढूंढिए जो यहाँ से बनाने के बाद क्या हो, आपका जवाब होगा कि ऐसे रहे फिर ऐसे बन जाए। कोई आकृति ऐसी मिल रही है? आपने कहा कि यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ भी मिल रहा है, ये आकृति यहाँ बन रही है, उसी रूप में देखा जाए तो आकृति यहाँ भी बन रही है, उसी रूप में देखा जाए आकृति यहाँ बन रही है, और उसी रूप में देखा जाए तो आकृति यहाँ बन रही है। कुछ बात निकल करके नहीं आई, कुछ बात समझ में नहीं आई। चलो एक बार पुनः फिर से प्रयास करते हैं, चीजों को बताते हैं, शायद इसमें कुछ अंतर दिखे आपको। इन चारों में कोई अंतर नहीं दिखा अभी तक, चारों में अंतर नहीं दिख रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा है, एक बार फिर से देख लिया जाए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में डिजाइन का एक भाग नहीं है, दिए गए विकल्पों में से उस भाग को तलाश करें। चलिए इस रूप में हमने प्रश्न को किया, हमारा जवाब नहीं बना, कोई और तरीका लगाते हैं, कोई अन्य तरीका लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो मेरे भाई बताइए, इस आकृति में कोई परिवर्तन है? इसमें कोई परिवर्तन है? देखिए अपोजिट दिख रहा है, इसमें कोई परिवर्तन है? आपने कहा कि जैसी ये है ऐसी ये है, तो जैसी आकृति ये है हूबहू इसी प्रकार की आकृति इसमें आ जानी चाहिए। देखिए इस रूप में ये ऐसे, तो ये कैसे होगी, ऐसे। कुछ बात समझ में आई? तो देखिए इस टाइप की कोई आकृति आपके सामने दिख रही है, आप देखेंगे इस टाइप की जो आकृति दिख रही है शायद ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ए में दिख रहा है, हाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सी में दिख रहा है, आपने कहा कि सी में भी पूरी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, सी में भी दिख रहा है। डी की बात करें तो डी में, अरे ऑप्शन नंबर ए तो गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा नहीं है, ए तो गलत है, ए में तो कोई सवाल ही नहीं करना है। बी में देखा जाए तो बी में भी देखा जाए तो इसमें पूरा कर रहा है, ये सब जगह पूरी हो रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। लेकिन इसके जैसे आकृति किस में दिख रही है? क्या बी में मिली? आपने कहा कि बी में देख रहे हैं तो मिल रहा है। क्या सी में मिली? आपने कहा कि सी में देखा जाए तो सी में भी मिल रहा है, सी में सेम आकृति मिल रही है, और यहाँ पर इसमें देखा जाए तो ये मिल रहा है, सभी में मिल रहा है। तो ऐसे में जवाब क्या दें कि हमारे सामने तीन तीन ऑप्शन बनाए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में देखते हैं क्या किया जा रहा है। कोई ना कोई अंतर होगा, ए तो गलत है, ए गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ए में तो पता चल गया कि गलत है। बी और सी की बात करें या जो है, बी भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये आकृति जो है, देखिए ये प्रिंट आउट लेने से क्लियर हुआ कि ये आकृति ऐसे दी गई है, ये कभी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसे है तो ये ऐसे होगी आकृति, नहीं, बी में भी विचार नहीं कर सकते।
चलिए छोड़ दीजिए, इसको देख लिया जाएगा बाद में, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है बी के बारे में। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, शायद ए बने क्योंकि वही एक अलग दिखाई दे रहा है। चलिए अब प्रश्न संख्या 21 से 23 में देखा जाए तो निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्या है मेरे भाई साहब, डिसीजन मेकिंग के प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है, जवाब देना है। कह रहा है कि ए में कह रहा है खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, खिलाड़ी का वजन 85 किलो से कम होना चाहिए, खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो अगर उम्मीदवार मापदंडों को पूरा करता है। फिर कह रहा है मेरे भाई साहब सिवाय, क्या कह रहा है सिवाय एक, अगर एक में कह रहा है कि उपर्युक्त बी के लेकिन उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसके राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो तो मामला क्लब सचिव को भेजा जाएगा। उसी रूप में इसको देखा जाए मेरे भाई, डी के बारे में कह रहा है कि क्या दो में कह रहा है कि अगर डी को पूरा नहीं करता उसे कुल स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। इसके प्रश्न कैसे बनते हैं ये देख लीजिए, जैसे ये प्रश्न है, या प्रश्न पढ़ेंगे इनका जवाब आपको ऑप्शन से देना है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न पढ़ेंगे, आप इस प्रश्न को पढ़ करके इनका जवाब ऑप्शन से देना है। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है इसको पढ़ करके इनका जवाब ऑप्शन से देना है। इन प्रश्नों को लगाइएगा मेरे भाई साहब, लगा करके आइएगा, कल की क्लास में यहाँ से हम पुनः फिर से चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों पर विचार करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने देखिए ये हम दिखा दे रहे हैं कि क्या है, ये देखो प्रश्न 21 से 23 की कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप यानी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, हम वहां से देख करके यहाँ चीजों को बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलूंगा आपको कल आपकी क्लास में पुनः इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।